तो बैंकिंग सेक्टर को लेके आज हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, ये हमने देखा। क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली आ चुकी है इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, तो अब बैंकिंग सेक्टर के लिए आपका क्या आउटलुक होना चाहिए, बी इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स। और उसके अलावा जो अभी रिसेंट में क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो मेजर 6 बैंक्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और 2-3 मेजर बैंक्स जिनके रिजल्ट्स अभी अवेटेड है वो भी हम एक्सपेक्टेशन देखेंगे, और फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो में कि कौन से बैंक्स में आपकी आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एंड ओवरऑल सेक्टर पे आपका क्या आउटलुक होना चाहिए। तो इसीलिए एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, सही टेक अवेज के लिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, और कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिसीजन लेने के पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बैंकिंग सेक्टर के अगर मैं आउटलुक की बात करूं, तो बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक इस पूरी रैली के बाद, जो अभी ह्यूज रैली आ गई है बैंकिंग सेक्टर में, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जैसा कि आज मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा। तो इसका हम रीज़न समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, अभी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था या फिर जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, उस सब में हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे से उभर के आए। इंडियन मार्केट्स बिकॉज ऑफ चाइना +1, यूरोप +1 और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की वजह से भी बेनिफिट हुए। प्लस एक मेजर रीज़न जो इंडियन मार्केट का बचने का रहा या अच्छा परफॉर्म करने का रहा इस सब क्राइसिस, वर्ल्ड वाइड क्राइसिस के बाद भी, वो था इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ। तो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की स्ट्रेंथ, अगर इस चीज को हम और डिटेल में समझे, इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंडिया के कंज्यूमर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया में कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि अगर बाहर जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो चीजें, वो कमोडिटीज इंडिया में ही इतने अच्छे से कंज्यूम हो जा रही है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, राइट। इंडिया में अगर कंजम्पशन स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, इसका मतलब इंडिया का परचेजिंग पावर अच्छा है। तो ओवरऑल एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए कि जो परचेजिंग पावर हो लोगों का वो अच्छा हो, कंज्यूमर अच्छे हो, और जो मैन्युफैक्चरर हो वो अच्छे हो। ये दोनों चीजें हो रही है। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग, राइट। नाउ इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस रोबस्ट सिस्टम एंड ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी का ट्रांजिशन है, जो स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी इंडिया की चल रही है, इसकी वजह से बैंक्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो इंडिया का ओवरऑल बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जो लोगों का ट्रस्ट है ना वो भी ब्रीच नहीं होने दे रहा है। जैसे हमने येस बैंक की स्टोरी देखी 2-3 साल पहले, और भी हमने बैंक्स को देखा कि जो बैंक्स के लिए फ्रेमवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग है, उसके कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रांग है, एंड बैकअप इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा है। ये सिर्फ अभी ही हमने नहीं देखा, इसके पहले जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उस टाइम पे भी हमने देखा कि वर्ल्ड वाइड बैंकिंग सिस्टम गिर गया था, बट इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांगली बैकड है। जो करेंसी है वो स्ट्रांगली बैकड है विद गोल्ड। तो ये सारी चीजें इवेंचुअली जो इन्वेस्टर्स है उनको ऑब्वियसली ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम में रखता है बना के, और इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स है, बिजनेसमैन है, वो बैंक से लोन भी ले रहे हैं। बैंक्स की परफॉर्मेंस किस पे मेजरली डिपेंड करती है, एनपीए पे, एनआईएम पे। तो एनपीए जो एक मेजर इशू था आज से 2-3 साल पहले बैंक्स के लिए, उसे बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस कर लिया गया है, वो काफी रिजॉल्व हो गया है, और बाकी जो चीजें हैं वो डेफिनेटली ग्रो कर रही है। कासा इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, वो ग्रो कर रहे हैं, एनआईएम ग्रो कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ बहुत ज्यादा अभी एक्सपेक्टेड है। एंड ऑब्वियसली जब कंट्री ग्रो करेगी, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली बैंक्स विल हैव टू ग्रो। एंड द गुड पार्ट इज कि बैंक्स आर ग्रोइंग विद अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट एंड विथ अ पॉजिटिव आउटलुक। कहीं पे भी ट्रस्ट ब्रीच नहीं होने दे रहे हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स है या जो हमारे कस्टमर्स है बैंक के, उनका। लॉकर को लेके भी नई पॉलिसी बैंक लेके आया है, तो टाइम टू टाइम जो बैंकिंग की पॉलिसीज आ रही है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, जिससे लोगों का ट्रस्ट और बढ़ रहा है। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि मेजर रिजल्ट्स कौन से आए हैं और आपका कौन से बैंक्स पे कैटेगोरिकली फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में मैं आपको बता दूं, जब कोविड स्टार्ट हुआ था मार्च 20 में, इसका रेट चल रहा था 200-300 के रेंज में, और आज 900 के रेंज तक ये स्टॉक पहुंच चुका है। और उसके बावजूद मैं कह रही हूँ कि फ्यूचर है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर हम बात करें कि जो इनके रिजल्ट्स आए हैं, तो इनका करंट अकाउंट डिपॉजिट बढ़ा है 9.2% ईयर ऑन ईयर, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स बढ़ा है, जो सारे नंबर्स है वो आपकी स्क्रीन पर है। एनआईएम मोस्ट इंपॉर्टेंटली बढ़ा है,
प्रॉफिट और एनआईआई की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट इसका 39.7% बढ़ा है एंड एनआईआई 38% बढ़ा है। नेक्स्ट बैंक जिसकी हम बात करेंगे वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है, 3,452.3 करोड़ नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। अगर हम ओवरऑल देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 6,234 करोड़ रिपोर्ट की है वर्सेस 4,697 करोड़ ईयर ऑन ईयर, मतलब 33% की ग्रोथ। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए थोड़ा बड़ा है, बट उसके अलावा अगर हम बाकी पैरामीटर्स देखें और ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो बैंक की बहुत अच्छी रही है। नाउ थर्ड वुड बी येस बैंक। येस बैंक में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में हुआ, बट अभी मुझे लगता है एक आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ, येस बैंक के लिए भी मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है जब हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके जो नंबर्स है वो तो हम देखेंगे ही, उसके अलावा जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है। उसमें बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने मेंशन करा कि जो उनका फोकस था कि उनकी लोन बुक बढ़े, उनकी कासा अकाउंट्स बढ़े, जो उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े, उनके एनपीए कम हो, एनआईएम बढ़े, ये सारी चीज़ें इन लाइन विथ देयर एक्सपेक्टेशंस, देयर फोरकास्ट रही है। डेफिनेटली बैंक जो डिफिकल्ट टाइम है उससे उभर के आ गया है। जो एक बहुत टेंशन था मार्केट में कि प्राइवेट सेक्टर्स का जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है वो खत्म होगा, वो लोग पैसा निकालेंगे तो बैंक कैसा परफॉर्म करेगा, ने उसके बावजूद और ज़्यादा गिरा नहीं। तो डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म ये बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसका स्टॉक लेते हो, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नंबर्स जो आए हैं रिजल्ट्स में वो हम देख लेते हैं। प्रॉफिट इनका 9% बढ़ा है एस्टिमेट से अगर हम कंपेयर करें तो। एनआईआई कम हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 1,246 करोड़ इन्होंने रिपोर्ट की है एज कम्पेयर टू 1,028 करोड़ ईयर ऑन ईयर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21% बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3%। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ बैंक विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइवेट बैंक, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के भी अगर हम नंबर्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट इनका 43% बढ़ा है, एनआईआई इनका 21% बढ़ा है, और अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ये दोनों कम हुए हैं। डेफिनेटली इनफैक्ट अगर हम एस्टिमेट से भी कंपेयर करें तो आरबीएल बैंक के प्रॉफिट्स 14% ज़्यादा रिपोर्ट करें। तो नंबर वाइज आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बैंक विच इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 2.7% बढ़ी है, और अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 27.7% बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.4% गिरा है, वेयर इन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 38.6% बढ़ा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है -8.9%, वेयर इन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44.4% बढ़ा है। सो डेफिनेटली नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34.7% बढ़ी है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बाकी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। एनपीए अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं। एनआईआई अगर हम एस्टिमेट से कंपेयर करें तो दोनों चीज़ें बड़ी है। प्रॉफिट 6.5% ज़्यादा आए हैं एज कम्पेयर टू एस्टिमेट्स। नाउ दो मेजर बैंक जिनके रिजल्ट्स अभी आए नहीं है, अवेटेड है, एक है एसबीआई और एक है एक्सिस बैंक। तो मुझे लगता है जिन बैंक्स पे जो हमने यहाँ पे कवर करे उसके अलावा जिन पे मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है वैसे अभी ओवरऑल बैंकिंग पे काफ़ी बुलिश आउटलुक है, अच्छा बैंक्स परफॉर्म कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मर्जर स्टोरी चल रही है तो उसमें अभी अच्छा स्कोप है। फेडरल बैंक में भी बहुत अच्छा स्कोप है। एचडीएफसी बैंक मुझे लगता है ये बहुत अच्छा टाइम है बाय करने का, क्योंकि पिछले 3-4 साल से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और अभी मर्जर स्टोरी भी हुई है, तो अब टाइम है जब वो बहुत अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, बहुत अच्छी रैली दे सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और एक्सिस बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उस पर हमें निगाह रखनी है। एसबीआई मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उसके अलावा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब भी गुड बाय है। यूनियन बैंक बहुत अच्छा बाय है। तो दिस इज़ अ टाइम जब आप अच्छा तरीके से बैंकिंग में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, लेकिन येस यू हैव टू बी विजिलेंट एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ओवर एक्सपोजर किसी भी एक सेक्टर का भी अच्छा नहीं। तो एक अच्छी रिसर्च करके अपना डिसीजन लीजिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्ट कीजिए। आई होप आप अच्छे रिटर्न्स कमा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।